हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट मोमेंट है एकदम, और ऐसे में आप लोगों को मैंने बहुत सारे टॉपिक्स दिए, लेकिन एक बात कहूँगा कि इन 3 टॉपिक के बिना एग्ज़ाम देखने बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि ये 3 टॉपिक बेहद ही ज़रूरी है। आने वाले पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। तो इस वीडियो को देखिए और इन 3 टॉपिक को, खास करके जो मैंने बताया इस 3 टॉपिक में, आप उसको अच्छे से कवर कर लेना। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं और आखिरी तक आप देखिए और बताइए कि क्या इसके बिना आप जा सकते थे। तो देखिए, बिहार में समाचार पत्र की शुरुआत अगर बात करें तो माना जाता है कि 19वीं शताब्दी में होती है। 19वीं शताब्दी में होता है बिहार बंधु समाचार पत्र से। बिहार का जब पहला हिंदी समाचार पत्र आया बिहार बंधु 1872 में, तब माना जाता है कि बिहार में पत्रकारिता की शुरुआत इसी समाचार पत्र से होता है, बिहार बंधु से। लेकिन ध्यान रखना है कि 1872 में जब ये प्रकाशित हुआ, जिसके पहले संपादक थे मुंशी हसन अली, लेकिन ये जो प्रकाशित होता था ये कलकत्ता से साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रकाशित होता था। लेकिन ध्यान में ये भी रखना है कि इसके पहले संपादक तो थे मुंशी हसन अली, लेकिन किसके द्वारा ये शुरू किया गया था? बालकृष्ण भट्ट और केशवराम भट्ट। तो ऑप्शन में जिस तरह से आपको देखे, ज़्यादातर तो केशवराम भट्ट ही देखने को मिलता है, लेकिन बिहार के पीसीएस की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम नहीं समझ सकते, नहीं आ सकता है। तो आप मान करके चलो कि अगर ऑप्शंस में दोनों नाम देखने को मिले तो फिर ऑप्शन डी पर टिक के रहना, ठीक है, एक से अधिक। तो बालकृष्ण भट्ट और केशवराम भट्ट के द्वारा शुरू किया गया था 1872 में। पहले संपादक होते हैं मुंशी हसन अली। कलकत्ता से साप्ताहिक पत्रिका के रूप में ये प्रकाशित हुआ, लेकिन बाद में 1874 यानी 2 वर्षों के पश्चात पटना से दैनिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित होने लगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि साप्ताहिक से दैनिक बना। आगे अगर हम थोड़ा सा बढ़े तो बिहार से पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी समाचार पत्र। अब वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कि ऊपर वाला क्वेश्चन भी तो यही था कि बिहार में पटना से दैनिक रूप में प्रकाशित होने लगा 1874, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंसेस ये है कि ये डायरेक्ट दैनिक समाचार पत्र के रूप में सर्वहितैषी 1880 में पटना से प्रकाशित होता था, ठीक है। बिहार से पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र सर्वहितैषी था, क्योंकि ऊपर वाला जो हम बिहार बंधु देखते हैं वो साप्ताहिक रूप में 1872 में स्टार्ट हुआ कलकत्ता से। 2 वर्ष के बाद जाकर के उसका स्थानांतरण किया गया पटना में 1874 में, तब जाकर के दैनिक बना। लेकिन ये डायरेक्ट ही दैनिक के रूप में स्टार्ट हुआ था, इसलिए सर्वहितैषी माना जाता है कि बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था, ठीक है। पटना से ये प्रारंभ होता था। पहला अंग्रेजी समाचार पत्र की बात करें तो दी बिहार हेराल्ड था। दी बिहार हेराल्ड पटना से गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरू किया गया था 1875 में। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा, एकदम वीवीआई। नेक्स्ट आता है इंडियन क्रॉनिकल। इंडियन क्रॉनिकल 1881 में प्रकाशित होना स्टार्ट हुआ पटना से। इंडियन क्रॉनिकल ये भी याद रखेंगे। अच्छा, एक समाचार पत्र की अगर हम बात करें जो कि काफ़ी पॉपुलर था उस वक्त, मुर्ग-ए-सुलेमान। मुर्ग-ए-सुलेमान 1876 में मुंगेर से स्टार्ट होता था, मतलब प्रकाशित होता था। और सर्वप्रथम बिहारियों के लिए शीर्षक से बिहार पृथक आंदोलन की बात कही गई थी इस समाचार पत्र में, यानी मुर्ग-ए-सुलेमान 1876 में ये प्रकाशित होता था मुंगेर से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिहारी टाइम्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, बिहारी टाइम्स 1903 में पटना से ये प्रकाशित होता था, लेकिन 1906 में भागलपुर से प्रकाशित होने वाला बिहार न्यूज, इन दोनों को एक साथ मिला दिया गया, यानी बिहारी टाइम्स और बिहार न्यूज दोनों को मिला करके दी बिहारी टाइम्स के नाम दिया गया, दी बिहारी टाइम्स नाम दिया गया। और दी बिहारी टाइम्स एक ऐसा समाचार पत्र था जो बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग में प्रस्तुति में सक्रिय था, ठीक है। और इसे भी, यानी द बिहारी टाइम्स को भी 1917 में जाकर के बंद कर दिया गया। और जब ये बंद होता है 1917 में, उसके बाद एक और समाचार पत्र की एंट्री होती है जिसका नाम है सर्चलाइट। 15 जुलाई 1918 को सर्चलाइट स्टार्ट होता है। समाचार पत्र की शुरुआत होती है किसके द्वारा? मुरली मोहन प्रसाद के द्वारा। मुरली मोहन प्रसाद जी के द्वारा स्टार्ट होता है, जिसके संस्थापक के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिसे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी हम जानते हैं। पहले संपादक की बात करें, पहले संपादक सैयद
हैदर हुसैन थे। सैयद हैदर हुसैन थे। यहाँ पे 3 नाम आपको याद रखना है। सर्च लाइट की शुरुआत की थी मुरली मोहन प्रसाद, संस्थापक थे सच्चिदानंद सिन्हा, पहले संपादक थे सैयद हैदर हुसैन। ठीक है, और ये साप्ताहिक पत्रिका के रूप में स्टार्ट हुआ था। साप्ताहिक, देखिए ध्यान दीजिए, सर्च लाइट एक अंग्रेजी समाचार पत्र था, साप्ताहिक रूप में ये प्रकाशित हुआ था। 1930 में दैनिक रूप लिया। इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये तो क्लियर है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सर्च लाइट का हिंदी सह प्रकाशन प्रदीप नाम से 1947 में शुरू हुआ, जो कि 1986 में जाकर के बंद हुआ। यानी सर्च लाइट का ही हिंदी संस्करण था प्रदीप, जो कि 1947 से प्रारंभ हुआ, 1986 में जाकर के ये बंद हुआ। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई गई उनको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का रेगुलर वीडियो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट आता है दी मदरलैंड, और ये दी मदरलैंड भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जो संस्थापक थे मजरूल हक थे। पटना से ये प्रकाशित हुआ था और असहयोग आंदोलन के दौरान इसे स्टार्ट किया गया था। 1985 में इसका प्रकाशन बंद करके उसके स्थान पर हिंदुस्तान टाइम्स के पटना संस्करण की शुरुआत की गई। यानी इसे 1985 में बंद किया गया और इसके स्थान पर हिंदुस्तान टाइम्स स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट आता है कि बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र कौन था? तो नूरल अनवार। ठीक है, नूरल अनवार बिहार का पहला उर्दू अखबार था, जो कि आरा से प्रकाशित होता था। और किसके द्वारा? तो मोहम्मद हाशिम द्वारा। ठीक है, मोहम्मद हाशिम द्वारा। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें देखा, जैसे कि पहला अगर पूछे कि बिहार में पहला हिंदी अखबार कौन था, तो बिहार बंधु। ठीक है, और बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सर्वहितैषी कहेंगे। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन था? तो बिहार हेराल्ड 1875 में गुरु प्रसाद सेन जी के द्वारा स्टार्ट हुआ। और उर्दू अखबार की बात करें तो उर्दू अखबार आप यहाँ पे देख ही पाएंगे, नूरल अनवार आरा से मोहम्मद हाशिम के द्वारा। नेक्स्ट दी पटना टाइम्स। दी पटना टाइम्स जो समाचार पत्र 1924 में स्टार्ट हुआ था मोहम्मद यूनुस के द्वारा। मोहम्मद यूनुस के द्वारा। तो देखिए कर्नाट वंश। कर्नाट वंश की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर इसका लोकेशन की बात करें तो कि बिहार में ये कहाँ पर पड़ता था, तो देखिए कर्नाट वंश जो है, यह जो क्षेत्र था वो मतलब कर्नाट वंश जो है, इसके चारों ओर पूर्व में महानंदा नदी, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडक नदी और उत्तर हिमालय से ये घिरा हुआ एक क्षेत्र था पूरा कर्नाट वंश, जिसका उदय 1097 ईस्वी में मिथिला में हुआ था। मिथिला में यानी कि जिसे हम लोग नेपाल और भारत के बीच जो मिथिलांचल के नाम से जानते हैं, जो तराई का क्षेत्र होता है, वहाँ पर इसका विकास हुआ मिथिला में। इसकी जो राजधानी थी, राजधानी बरा जिले के सिमरौनगढ़ में था। बरा जिले के सिमरौनगढ़ में था। तो ये 2 चीज़ तो सबसे पहले अच्छे से याद रखना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो कर्नाट वंश के संस्थापक के रूप में नान्यदेव को माना जाता है। तो 3 चीज अच्छे से याद रखें। इसका उदय 1097 ईस्वी में मिथिला में हुआ। किसने मतलब इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक नान्यदेव थे। राजधानी बरा जिले के सिमरौनगढ़ में थी। ठीक है, कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना है। इस वंश को सिमराव वंश या फिर देवराज वंश के नाम से भी जानते हैं। यानी कर्नाट वंश तो है ही, लेकिन इस वंश को सिमराव वंश या फिर देवराज वंश के नाम से भी जाना जाता है। जो इसके संस्थापक थे नान्यदेव, नान्यदेव की एक उपाधि थी जिनको हम लोग कर्नाट कुलभूषण के नाम से जानते थे। कर्नाट कुलभूषण की उपाधि जो है वो नान्यदेव ने धारण किया था। और इनका जो कार्यकाल रहा नान्यदेव का 1098 से 1133 ईस्वी तक ये जो कि शासक रहे। और इन्होंने कर्नाट की राजधानी जो है वो सिमरावगढ़ को बनाई थी। राज्य ने उन क्षेत्रों को नियंत्रित किया जिन्हें आज हम भारत और नेपाल में तिरहुत या फिर मिथिला के रूप में जानते हैं। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला था। अब यहाँ पे एक पॉइंट तो आपको क्लियर हो ही गया, जैसे कि जो राजधानी थी वो बारा जिले के सिमरावगढ़ में था। लेकिन अगर पूछे कि कर्नाट वंश की दूसरी राजधानी कहाँ पर थी, तो दूसरी राजधानी दरभंगा थी। दूसरी राजधानी दरभंगा थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फ्रांसीसी प्राच्यविद जो थे या फिर हम कह सकते हैं विशेषज्ञ थे, जिनका नाम था सिलावेन लेवी।
सिला वैन लेवी ने, इनके अनुसार नान्यदेव ने चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6 की मदद से संभवतः सिमरावगढ़ पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। कौन? तो नान्यदेव ने। ठीक है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक पूछा जा सकता है आपसे, तो हरि सिंह देव। हरि सिंह देव। हरि सिंह देव के समय में कुछ चीज़ें थीं जो कि बार बार पेपर में पूछा जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि पंजी प्रबंध की जो विकास हुआ, पंजी प्रबंध का जो विकास हुआ था वो हरि सिंह देव के समय में हुआ था। अब ये पंजी प्रबंध क्या था? यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि वंशावली को लिखित रूप से सुरक्षित रखने की एक पुरानी पारंपरिक पद्धति होती थी जिसे पंजी प्रथा, पंजी प्रबंध के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और हरि सिंह देव जो अंतिम शासक थे, उनके समय में ही बिहार और बंगाल पर गयासुद्दीन तुगलक ने 1324-25 में आधिपत्य कर लिया था, यानी बिहार और बंगाल पर आधिपत्य कर लिया था। राइट। अच्छा, यहाँ पर तो आपको बताया कि पंजी प्रबंध का विकास हुआ था हरि सिंह देव के समय में, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर मैंने बताना भूल गया, मैं आपको बताता हूँ कि जो नान्यदेव थे, संस्थापक नान्यदेव, इनके समय में मिथिला भाषा का जो है, मिथिला भाषा का विकास नान्यदेव के समय में हुआ था, तो ये चीज़ भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है नरसिंह देव। एक शासक थे कर्नाट वंश के नरसिंह देव। बंगाल के शासक से परेशान होकर के उसने तुर्की का सहयोग किया। उसी समय बख्तियार खिलजी भी बिहार आया था। यानी आपसे क्वेश्चन से ये पूछेगा कि बिहार में बख्तियार खिलजी जो है वो किस कर्नाट वंश के शासक के समय में आया हुआ था? तो नरसिंह देव के समय में। ठीक है। और नरसिंह देव को धन देकर के संतुष्ट भी उसे किया था। नान्यदेव के समय में मैथिली भाषा जो है, मैथिली भाषा का विकास हुआ। ये चीज़ मैंने आपको ऊपर में बताया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे, राम सिंह देव। ठीक है, राम सिंह देव तुर्की सेना तुगरिल तुगन के अभियान के समय ये शासक थे। और कर्नाट वंश का पूर्णतः जो पतन होता है वो 1378 ईस्वी में होता है। 1378 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। 1097 शासक जो थे किसके समय में? नान्यदेव इसके संस्थापक थे। और अंतिम शासक कौन थे? हरि सिंह देव। ठीक है, हरि सिंह देव। राम सिंह देव के समय में एक और चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि इनके समय में तिब्बती धर्म स्वामी कर्नाट राजवंश के दरबार में आए हुए थे, तिब्बती धर्म स्वामी। और तिरहुत में आगमन जो हुआ था इनका धर्म स्वामी का वो है 1234, यानी 1234। ये अच्छा सा याद रख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर जो भी चीज़ें थी वो यही है, मैंने आपको सब कुछ बताया। खास करके इसमें आपको याद रखना है संस्थापक कर्नाट कुलभूषण की उपाधि नान्यदेव ने धारण करी थी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। पंजी प्रबंध का विकास हरि सिंह देव के समय में हुआ। बख्तियार खिलजी जो है बिहार आया था किसके समय में? तो नरसिंह देव के समय में। ठीक है। नान्यदेव के समय में मैथिली भाषा का विकास हुआ। पंजी प्रबंध का विकास हरि सिंह देव के समय में होता है। और गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार और बंगाल पर आधिपत्य किया था किसके समय में? तो अंतिम जो शासक थे हरि सिंह देव के समय में। ठीक है। कब? तो 1324। ठीक है, 1324-25 में। और कर्नाट वंश का पूर्णतः जो पतन होता है वो 1378 में होता है। तो सब कुछ मिलाकर के हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। कर्नाट वंश के बारे में जो भी चीज़ें जाननी चाहिए वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। 1857 की क्रांति के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं और उसी से जुड़ा हुआ हम यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। 1857 की क्रांति जो है ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए किया गया प्रथम सामूहिक प्रयास था। यह क्रांति एक सिपाही विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुई थी, लेकिन शीघ्र ही इसने उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों की जनता को इस संघर्ष ने जोड़ लिया, बांध लिया और सभी ने मिलकर के एकजुट होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध जो कि कार्यवाही की। और इसके बारे में आपको पता ही है कि 1857 की जो क्रांति स्टार्ट होती है 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे आगे चल कर के बिहार में भी ये जो कि बहुत ही अच्छे लेवल पर अंग्रेज़ों को टक्कर देती है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान रहता है बिहार में वो वीर कुंवर सिंह जी का रहता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे। 1857 की क्रांति में बिहार में 1857 की क्रांति का तत्कालिक जो कारण रहा दानापुर कैंट में चर्बी वाले कारतूस की घटना थी। इस घटना ने हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों में आक्रोश भर दिया, जिसके कारण विद्रोह की शुरुआत हुई थी। राइट, आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए मैप मैंने बना रखा है कि इस विद्रोह में किन क्षेत्रों से
किसने भाग लिया था, यानी कि कह सकते हैं कि क्षेत्र और उनसे संबंधित नेता। तो शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि बिहार में जब ये 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई वो दिन था 12 जून 1857। 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी नामक गांव से हुई थी। 32वीं रेजिमेंट के 3 सैनिकों द्वारा मेजर नॉर्मन लेस्ली तथा एक अन्य अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद ये विद्रोह काफ़ी आगे बढ़ा, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को दबा दिया और उन तीनों अधिकारियों को इस रेजिमेंट के 3 जो सैनिक थे इनको मृत्यु दंड दी गई और ये विद्रोह असफल रहा। लेकिन ये विद्रोह रुका नहीं, आगे इसी तरह से बढ़ता गया। धीरे धीरे इसकी आग पूरे बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में फैलती गई और वहाँ से अलग अलग नेताओं ने इसका विद्रोह करना शुरू किया, यानी इस विद्रोह में भाग लेना शुरू किया, अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू किया। और बिहार में जो सबसे पहले ये स्टार्ट होता है तो आपने यहाँ पे देखा 12 जून 1857 को रोहिणी से। अब हम यहाँ पे मैप में जो भी चीज़ें बताई गई हैं कि किन क्षेत्रों से कौन नेता सक्रिय रहे, तो सबसे पहले पटना सिटी की बात करें तो पटना में पीर अली खान जो थे एक अखबार विक्रेता थे, इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया। 3 जुलाई 1857 को ये विद्रोह पटना से स्टार्ट होता है। और साथ ही साथ पटना में एक और साथ इनके थे अली करीम, ये भी नाम याद रखिएगा। उसी तरह से अगर हम छपरा की बात करें, छपरा से मोहम्मद हुसैन खान जो थे ये सक्रिय नेता थे। जगदीशपुर के बारे में क्या ही बताऊं, ये तो सबसे फेमस हो ही जाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा इन्हीं का रहा, वीर कुंवर सिंह जी का। तो वीर कुंवर सिंह जी और उनके जो भाई थे अमर सिंह, ये 2 लोग यहाँ से सक्रिय थे जगदीशपुर से। रोहतास की बात करें, रोहतास में अमर सिंह थे, यानी जो वीर कुंवर सिंह जी के भाई थे वो अमर सिंह यहाँ से सक्रिय रहे। अरवल की बात करें तो ध्यान रखिएगा, अरवल से हेमंत सिंह थे, अरवल से हेमंत सिंह। उसी तरह से नवादा की बात करते हैं तो नवादा से नाना सिंह और हैदर अली खान, नाना सिंह और हैदर अली खान। जहानाबाद की बात किया जाए तो अहमद अली खान यहाँ से सक्रिय नेता थे। राजगीर, नालंदा के राजगीर से हैदर अली खान जो यहाँ पे आप देख रहे हैं यही यहाँ पर भी थे हैदर अली खान। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों के विरुद्ध छापामार युद्ध जो किया गया था, किसने किया? छापामार युद्ध जो नीति अपनाई गई किया गया कैमूर की पहाड़ियों में अमर सिंह ने किया था। ठीक है, अमर सिंह ने किया था, ये पॉइंट याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे विद्रोह की चिंगारी पूरे बिहार में फैलने लगी। जैसा कि मैंने आपको ऊपर में बताया, ऊपर में 3 सैनिकों को मृत्यु दंड दे दिया गया और उस विद्रोह को वहीं पर दबा दिया गया था। तो धीरे धीरे विद्रोह की चिंगारी पूरे बिहार में फैलने लगी और 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में संघर्ष की शुरुआत हुई। और इस विद्रोह के दमन के प्रयासों में अफीम व्यापार का एजेंट जो था, जिसका नाम था एजेंट लॉयल मारा गया। अंततः पटना के कमिश्नर टेलर, यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के प्रारंभ में पटना का कमिश्नर कौन थे? तो टेलर थे। ठीक है, विद्रोह के दमन हेतु कठोर कार्यवाही की। पटना के जो पीर अली ने विद्रोह स्टार्ट किया था 3 जुलाई 1857 को, इनको फांसी की सज़ा दी गई 7 जुलाई 1857 को, यानी 4 दिन के बाद इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। इसके बाद अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई 1857, मुजफ्फरपुर में ये जो विद्रोह होता है 25 जुलाई 1857 को विद्रोह शुरुआत होता है। और 25 जुलाई को ही दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह शुरू कर दिया। यानी दानापुर में भी ये विद्रोह 25 जुलाई को ही स्टार्ट हुआ। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार, यानी स्थापित जो सरकार थी समानांतर सरकार का प्रधान कौन थे? तो हरकिशन सिंह थे, हरकिशन सिंह। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा जो भाग रहा वो अप्रभावित रहा। तो ऊपर में हमने आपसे बहुत सारे क्षेत्रों के बारे में डिस्कस किया था जहाँ से नेता कुछ थे, लेकिन जो मुंगेर क्षेत्र था वो अप्रभावित रहा। मुंगेर 1857 के विद्रोह से यहाँ पे कोई लेन देन नहीं था। ये पॉइंट याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा गया है। अब थोड़ा सा जानकारी हम वीर कुंवर सिंह के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस हर प्रीवियस पेपर में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार के जगदीशपुर से इन्होंने किया था। रीवा के राजा जो थे, इन्होंने कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। इन्होंने अंतिम समय में, यानी वीर कुंवर सिंह अपने अंतिम समय में अंग्रेज कैप्टन ली ग्रैंड के साथ युद्ध किया। 23 अप्रैल 1858 को इनके साथ अंतिम युद्ध हुआ, जिसमें ये घायल भी हुए थे। अवध के शासक
ने कुंवर सिंह को आजमगढ़ किला के लिए फरमान जारी किया था। कुंवर सिंह ने कानपुर में नाना साहब को सहयोग भी किया था। 26 मार्च 1858 को कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर अधिकार किया। अंग्रेज अधिकारी टेलर जो थे, इन्होंने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था, पटना बुलाया था, ये ध्यान रखिएगा। और कुंवर सिंह का देहांत जो होता है वो 26 अप्रैल 1858 को होता है। 23 अप्रैल 1858 को ली ग्रैंड के साथ युद्ध करते हुए वो घायल हुए थे और जाकर के 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इन्होंने अंग्रेजों को चने चबाने पर मजबूर कर दिया था, लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था और इनके बाद इनके भाई जो कि अमर सिंह वो नेतृत्व कर रहे थे। वो सब बात की बात है, हम फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि बिहार सरकार ने 23 अप्रैल को हाल ही में मतलब घोषणा किया था कि प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विजयोत्सव दिवस मनाया जाएगा। और 23 अप्रैल की घटना तो आपको पता ही है, 23 अप्रैल 1858 को ली ग्रैंड के साथ इनका युद्ध हुआ था। तो इस दिन को विजयोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, वीर कुंवर सिंह की जयंती के रूप में, ठीक है फ्रेंड्स।